टेस्ट, 4 अक्षरों का एक शब्द, लेकिन यही शब्द अगर एक अग्रीमेंट में होता तो भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील नहीं हो पाती। कैसे? भारत और अमेरिका के बीच जब न्यूक्लियर डील को लेकर बातें चल रही थी, तब अमेरिकी सरकार एक कानून से बंधी हुई थी, हेड एक्ट। इस कानून में लिखा था कि अगर भारत भविष्य में किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो न्यूक्लियर डील अपने आप खत्म हो जाएगी। अब ये शर्त अगर सीधे तौर पर एग्रीमेंट में लिख दी जाती तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी फैसला ले ही नहीं पाता। अब डील कैसे होगी? दोनों देशों ने यहां फिर शब्दों का जादू खेला। 123 एग्रीमेंट में कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट या टेस्ट जैसे शब्दों का जिक्र ही नहीं किया गया। इनकी जगह एक लाइन लिखी गई कि अगर भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए जरूरी फ्यूल या सामान मिलने में दिक्कत आई तो दोनों देश मिलकर बात कर लेंगे और हल निकालेंगे। अमेरिका ने कभी सीधे नहीं कहा कि टेस्ट करने पर सब कुछ बंद हो जाएगा, बस इतना लिखा कि अगर दिक्कत आई तो मिलकर बात करेंगे। बस इतने छोटे से फेरबदल का बड़ा असर हुआ। भारत ने संसद में कहा कि डील में टेस्ट पर कोई रोक नहीं है और अमेरिका ने भी अपना कानून बचा लिया वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी की नजर में। अटकी हुई डील हो पाई और वजह बना एक शब्द का हटाना। 18 साल बाद भी कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। इस बार ट्रेड डील की बात है। भारत और अमेरिका के बीच 2 फरवरी को ट्रेड डील पर सहमति बनी। अमेरिका ने टैरिफ को घटाया और 18% कर दिया। इसके अलावा डील में यह कहा गया कि भारत अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाएगा या तो कम कर देगा और अमेरिका से 5 सालों में $500 अरब का सामान भी खरीदेगा। इस डील को लेकर 9 फरवरी को अमेरिकी सरकार ने एक फैक्ट शीट इशू की थी जिसमें इन बातों का जिक्र था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अमेरिकी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट में कुछ शब्दों में फेरबदल किया है जिन्होंने डील का नैरेटिव कुछ बदला है। पहले कहा गया कि भारत अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम या खत्म करेगा, जिसमें दालें भी शामिल थी। सर्टेन पल्सेस लिखा था, अब नए अपडेट में दालों का जिक्र हटाया गया है। $500 अरब के सामान को खरीदने के लिए भारत को कमिटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उसे बदलकर इंटेंड कर दिया गया है। यानी पहले जो भाषा हमें बंधन नजर आता था, आदेशात्मक भाषा थी, अब वो सॉफ्ट हो गई है, एक बैलेंस नजर आता है और डील का मतलब कुछ बदला है। डील को लेकर क्या अभी भी बैकडोर चैनल से बात चल ही रही है? और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर रूस से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, जानेंगे राजदूत के आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। अमेरिकी फैक्ट शीट में क्या था और क्या बदल गया, ये आप जानें उससे पहले गुड न्यूज़ है। जैसा हमने आपसे वादा किया था, खबरगांव बांग्लादेश चुनाव कवर करने के लिए फील्ड पर पहुंच गया है। साजिद और जेरी आज ढाका पहुंचे हैं। लड़कों ने काम भी शुरू कर दिया है और आज के बुलेटिन के आखिर में हम उनके काम की एक झलक भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलिए अब बांग्लादेश से पहले चलते हैं अमेरिका में व्हाइट हाउस समय समय पर फैक्ट शीट निकालता रहता है। इसमें किसी बड़े फैसले पर जानकारी होती है। फैक्ट शीट बयान से अलग होता है। बयान किसी को अट्रीब्यूट किया जाता है। फैक्ट शीट कोई संस्थान, जैसे कि आज वाले मामले में व्हाइट हाउस है, वो इशू करता है। इंडिया में ऐसी ही एक फैक्ट शीट पर खूब बात हो रही है जिसका टाइटल है द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया अनाउंस हिस्टोरिक ट्रेड डील। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो सहमति बनी है उससे लेकर इसमें जानकारी है। फैक्ट शीट के आने से पहले ही भारत में हंगामा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि रूसी तेल लेना बंद करना होगा, उस पर भारत की ओर से सफाई कब आएगी। कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम किया तो भारतीय कृषि का क्या होगा, वगैरह वगैरह। सरकार की ओर से इन बातों को लेकर कई दौर की सफाई भी आई। भरोसा दिलाया गया कि किसानों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। अब ये जब पूरा हल्ला हो रहा था उसके बीच में आ गई ये फैक्ट शीट। इसका दूसरा ही बिंदु था, प्रेसिडेंट ट्रंप अग्रीड टू रिमूव द एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू स्टॉप परचेजिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। मतलब भारत ने वादा किया है कि रूस से तेल नहीं लेगा और इसलिए ट्रंप 25% की पेनल्टी अब हटाते हैं। इसी फैक्ट शीट में एक और हिस्सा है जिसमें यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसी नाम से इसको जाना जा रहा है, ट्रेड डील को। इसके कुछ मुख्य बिंदु, कुछ मुख्य बातें लिखाई गई हैं। पहला पॉइंट इसका था कि भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ साथ एग्री प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ या तो पूरी तरह खत्म कर देगा या तो कम कर देगा। एग्री प्रोडक्ट्स में ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और दालें शामिल थीं। ये बिंदु पढ़ने के बाद भारत में फिर चिंता हुई, क्योंकि 6 फरवरी को दोनों नेताओं की बात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था, बातचीत पहले हुई थी, जॉइंट स्टेटमेंट 6 तारीख को आया था, उसमें दालों का जिक्र नहीं था।
बवाल हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 फरवरी को देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय किसान महासंघ ने कहा कि समझौता चोरी छिपे किया गया और इसकी शर्तें साफ साफ सामने नहीं रखी जा रही हैं। किसान संगठनों का यह डर था कि ऐसा करने से भारत के एग्रीकल्चरल मार्केट पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा बढ़ जाएगा और लंबे समय से किसान संगठन ये भी कहते आए हैं कि खेती को ऐसे समझौतों से बाहर ही रखा जाए, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में किसानों को बहुत हैवी सब्सिडी मिलती है इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इससे भारत के किसानों का नुकसान होता है क्योंकि हम उस दाम पे माल उगा नहीं पाते। दालें भारत के किसानों के लिए अहम हैं। देश में ज़्यादातर दालें जो आप देख रहे हैं छोटे किसान उगाते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी जोत का खेत नहीं होता, बड़े संसाधन नहीं होते। अगर ट्रेड डील के तहत विदेशी दालें सस्ते दामों पर भारत आने अभी भी हम लोग सबसे ज़्यादा उगाते हैं, सबसे ज़्यादा खाते भी, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन एक ये चिंता थी कि अगर आने लगेंगे सस्ते दामों पर तो हमारे इन छोटे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि उनकी फसल बाजार में टिक नहीं पाएगी, दाम क्रैश कर जाएंगे। और इस वजह से सरकार दालों को लेकर कोई भी समझौता बहुत सोच समझ कर करती है, दलहन तिलहन दोनों को लेकर, क्योंकि दाल भारत के आम आदमी की थाली का हिस्सा है। प्रोटीन इंटेक हमारा, दुनिया में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता हिंदुस्तान ही है। दुनिया में जितनी दाल पैदा होती है उसमें से करीब 25 से 28% अकेले भारत में उगती है। ऐसे में अगर भारत अपना मार्केट यूएस के लिए खोलता है तो इससे पूरी दुनिया के दाल कारोबार पर असर पड़ेगा। इसलिए दालें ट्रेड डील में एक रेड लाइन की तरह देखी जाती थी, जिसे अब चेंज किया गया था। अब देखने को मिल रहा है कि फैक्ट शीट से सर्टन पल्सेस वाला जो रेफरेंस था, यानी दालें, उसका जिक्र ही हटा दिया गया। यानी भारत में दाल उगाने वाले किसान अब राहत की सांस चाहे ले सकते हैं। इसी तरह दूसरे पॉइंट को लेकर भी भारत की तरफ से आपत्ति थी। इसमें लिखा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने का कमिटमेंट करता है। इसे लेकर भी कई टिप्पणीकारों ने चेताया था कि हम इतना सामान अमेरिका से कैसे इंपोर्ट करेंगे और ये कितने सालों में करेंगे, इसे लेकर भी जानकारी नहीं थी। अब फैक्ट शीट में कमिट्स को कर दिया है इंटेंट्स। पहले जो वादा था अब इरादा हो गया है, मतलब भाषा में आक्रामकता कुछ कम हुई है। इस 500 अरब डॉलर के नंबर ने भी किसानों को थोड़ा चिंता में डाला था। उन्हें डर था कि यह सामान ज़्यादातर डेयरी और एग्री प्रोडक्ट से ये नंबर अचीव किया जाएगा, लेकिन अब अमेरिका ने भाषा बदलकर भारत के लिए एक वे आउट तैयार कर दिया है। कमिटमेंट नहीं करना है, इंटेंशन दिखाना है बस। वैलेंटाइंस वीक में बोलने के हिसाब से बहुत इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन ट्रेड डील के संदर्भ में बहुत करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसी भाषा पहले भी ट्रेड डील में इस्तेमाल हो चुकी है। जैसे भारत और यूरोप के बीच जब ट्रेड डील हुई थी, इस समझौते में भी यूरोपियन देशों ने 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा जताया था। दाल 500 अरब डॉलर। और इसके बाद तीसरा बदलाव भारत के डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर किया गया। डिजिटल सर्विस टैक्स वो टैक्स है जो गूगल, मेटा जैसी जो विदेशी टेक कंपनीज हैं उन पर लगता है, जो किसी देश में अपने यूजर से कमाई करती, भले ही उस मुल्क में उनका दफ्तर हो ना हो। पहले वाले वर्जन में लिखा गया था कि भारत अपना डिजिटल सर्विस टैक्स हटा देगा। इससे भी कंफ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि भारत सरकार की ओर से कभी ये कहा नहीं गया था कि ऐसा कोई टैक्स हम हटाने वाले हैं। अब नई फैक्ट शीट में ये लाइन भी रिमूव की गई है। उसकी जगह अब लिखा गया है कि भारत डिजिटल टैक्स से जुड़े नियमों पर यूएस के साथ बातचीत करने को तैयार है। ये तीनों बदलाव इस बात को और प्रमुखता से हमारे सामने रखते हैं कि समझौता अभी भी हो ही रहा है, किसी भी तरह का फाइनल कॉल अभी नहीं लिया गया है। दोनों देश इस समझौते के जरिए अपनी जनता के सामने सही मैसेज देना चाहते हैं, जो असल में चल रही बातचीत की हकीकत से मैच भी कर जाए। अमेरिका ने पहले जो शब्द इस्तेमाल किए वो शायद इसलिए किए ताकि उन्हें इससे कुछ ठोस फायदा मिल रहा हो। वहीं भारत के लिए दावे उल्टे पड़ते, इसलिए फैक्ट शीट में बदलाव करके दोनों तरफ की कहानियों को एक बैलेंस दिया गया है। अच्छा, ये बदलाव ये भी बताते हैं कि दोनों की प्रेफरेंसेस अलग हैं, हिंदुस्तान और अमेरिका की। अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट चाहिए, वहीं हिंदुस्तान को एग्रीकल्चर को लेके एक अश्योरेंस, एक सिक्योरिटी चाहिए। यानी भारत अपनी रेड लाइन को क्रॉस भी नहीं करना चाहता, लेकिन समझौते के लिए भी तैयार है। हमें देखना होगा कि जब ट्रेड डील को अंतिम रूप मिल जाएगा तो वो कैसी नजर आएगी। अब आते हैं फैक्ट शीट के उस हिस्से पर जिसमें ट्रंप ने कोई बदलाव नहीं किया, और इसे लेकर भारत ही नहीं रूस में भी चिंता है। फैक्ट शीट का दूसरा बिंदु है रूसी तेल। भारत में मंत्री अभी भी जलेबी बना रहे हैं, लेकिन पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में क्लियरली लिखा और अब अपनी फैक्ट शीट में भी क्लियरली लिखवाया कि भारत ने वादा किया है कि रूस से तेल नहीं लेगा। भारत पे चिंता क्यों है, हम बहुत बार आपको बता चुके। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, रूसी तेल से होने वाली बचत की बात है, रिफाइनरीज का कैलिब्रेशन भी एक इशू है, लेकिन अब रूस से खुलकर बयान आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। इंडिया का तो हमने बताया, अब रशियंस भी बोल रहे हैं। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई रयाबकोव का कहना है कि इस डील का नतीजा ऐसा न हो कि भारत रूस के रिश्तों को नुकसान पहुंच जाए। रयाबकोव इस समय दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा मीटिंग के लिए आए हुए हैं
और उन्होंने बात इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कही। रयाबकोव ने आगे कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार पहले से ही अच्छा है, लेकिन इसमें अभी और बढ़त की पूरी गुंजाइश है। भारत जैसे देश के पास ये क्षमता है कि वो सभी देशों के साथ रिश्ते बनाए रखे और सबके लिए जगह हो। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की नीति पर सवाल भी उठाया, ये कहते हुए कि मौजूदा रवैया जो है अमेरिका का, उसमें समस्या है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि सब कुछ उसको मिल जाए, बाकी किसी के लिए कुछ ना बचे। ये खराब किस्म की एक तरफा सोच है। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री रयाबकोव के बॉस सर्गेई लावरोव, इन्होंने भी इल्जाम लगाया था कि अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है ताकि वो सस्ता रूसी तेल और गैस न खरीद सके। टीवी ब्रिक्स को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने कहा था कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ खुले तौर पर गलत और नाइंसाफी भरे तरीके अपना रहे हैं और भारत जैसे अहम पार्टनर्स के साथ रूस के रिश्तों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। लावरोव का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि भारत और दूसरे ब्रिक्स देश सस्ते रूसी ऊर्जा संसाधन न खरीदें और तो और भारत को मजबूर किया जा रहा है कि वो बहुत महंगे दाम पर अमेरिका से एलएनजी खरीदे। लावरोव के मुताबिक ये सब अमेरिका की बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसके जरिए वो दुनिया के पूरे एनर्जी मार्केट पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। लेकिन दुनिया अब उस दौर से बाहर निकल रही है, ऐसा भी लावरोव कहते हैं, जहाँ सब कुछ अमेरिकियों के इशारे पर चलता था। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि कई देश मिलकर ताकतवर बन रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका की आर्थिक पकड़ और प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जबकि चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूस अमेरिका पर दबाव बनाने का इल्जाम लगा रहा है और अमेरिका फैक्ट शीट बदल रहा है। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? जियो स्ट्रेटेजिस्ट ब्रह्मचलानी इस पर लिखते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच हुआ ये ट्रेड ट्रूस मतलब लड़ाई में एक सीज फायर समझ लीजिए, है ना, ब्रेक, भरोसे में जो दरार पड़ गई है उसको भर नहीं सकता है। ट्रंप अगर दबाव डालकर या धमकाकर कुछ तात्कालिक फायदे ले भी लेते हैं तो उसका नुकसान लंबे समय में ज़्यादा होने वाला है। इससे अमेरिका भारत की उस साझेदारी को झटका लगेगा जिससे पहले की अमेरिकी सरकारें इंडो पैसिफिक की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिकी हितों के लिए बहुत ज़रूरी मानती रही हैं। अमेरिका ने फिलहाल भारत को ट्रेड डील में कुछ हद तक राहत दी है। इसके अलावा अमेरिका ने 25% की पेनल्टी को भी वेव ऑफ करने का फैसला लिया है। इस फैसले से भारतीय कारोबारियों को 40,000 करोड़ की राहत मिलने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस की ऑफिशियल साइट से मिली जानकारी के मुताबिक 27 अगस्त 2025 से लेकर 6 फरवरी 2026 के बीच अमेरिका द्वारा किए गए जिन इंपोर्ट पर यह पेनल्टी लगी थी उनका रिफंड दिया जाएगा। ये रिफंड अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन कानून के तहत जारी किया जाएगा। भारतीय इंपोर्टर्स को कितना रिफंड मिलेगा ये अभी तय नहीं है। तो ये था आज का राजदूत, जिसे रिया ने लिखा था और इरशाद ने रिकॉर्ड किया था। जैसा हमने प्रॉमिस किया था, आखिर में आपको खबरगांव की टीम की वो रिपोर्ट दिखाते हैं, उसकी झलक जो बांग्लादेश से आई है। शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और खबरगांव की टीम इस समय पहुंच चुकी है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां आने वाले अगले दिन 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। आप मेरे सामने ये ग्लोब देख सकते हैं। तो अपराइजिंग के वक्त एक बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया। ढाका, जहां से आपको पल पल की अपडेट्स मिलेगी, चुनाव की अपडेट्स मिलेगी, हम बांग्लादेश की लाइफस्टाइल दिखाएंगे। तो बहुत कुछ है हमारे पास बताने को। बने रहिए खबरगांव के साथ।